हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो यार स्वागत है आपका हमारे एक नए लेक्चर में। और बोर्ड को देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। तो यार कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए, स्नैपचैट चलाना बंद कीजिए। तो हेडिंग डालिए डोमेस्टिक सर्किट। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफ बना दिए हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो फिगर की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं जनरेटर से। जनरेटर का काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, मतलब जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। ठीक, एसी जनरेटर, एसी करंट सप्लाई होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो एसी करंट जो होता है। क्यों? क्योंकि जो एसी करंट होता है उसको दूर तक सप्लाई किया जा सकता है बिना किसी मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ठीक, तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं जनरेटर। अब जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। ठीक, अब इसने वोल्टेज सप्लाई किया, कितना? 10 से 11 किलो वोल्ट वोल्टेज सप्लाई किया, 10 से 11 किलो वोल्ट। ठीक, अब मैं आप लोग को एक बात यहाँ बता दूँ कि 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होता है। इसको याद कर लो। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज जनरेट हुआ है करीबन 11,000 वोल्ट है। ठीक, 11,000 आई बात समझ में? हाँ, तो अब यहाँ जनरेटर से वोल्टेज हमारा सप्लाई हुआ, गया ग्रिड सब स्टेशन में। अब ग्रिड सब स्टेशन का काम क्या होता है देखते हैं। 11 किलो वोल्ट से कितना वोल्ट बन गया हमारा? 130 किलो वोल्ट ग्रिड सब स्टेशन में आने के बाद। मतलब यहाँ पर कैसा प्रोसेस है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ओके। तो ये हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है, जो ग्रिड सब स्टेशन है। कैसे? अब जाहिर सी बात है भाई, 11 किलो वोल्ट को किस में बदल दिया? 130 किलो वोल्ट। अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जनरेटर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, मतलब ये कि जो पावर इसने दिया है उतना ही पावर यहाँ पर निकलेगा भी। मतलब जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के बराबर होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और V क्या है? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो ये हो गया हमारा पावर। तो यार यहाँ पर हमने इनिशियली देखा था कितना था कि पावर इनपुट की बात कर लें, मतलब जितना पावर आप जनरेट करेंगे उतना आपको फाइनल भी मिलेगा आउटपुट। तो शुरू में हमारा 11 किलो वोल्ट था। ठीक, 11 किलो वोल्ट, और बाद में कुछ करंट रहा होगा भाई, जनरेट हुआ होगा करंट। अब यहाँ पर पावर आउटपुट में हमें वोल्टेज ज़्यादा मिल गया, किलो वोल्ट। ठीक, ये I1 लिख लो, यहाँ पर I2। मतलब ये कि जो पावर इनपुट होगा वो पावर आउटपुट के बराबर होगा। मैं यहाँ से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो V की वैल्यू है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? ये यहाँ पर ये करंट कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर वोल्टेज कम है तो ये करंट ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो बराबर होगा भाई। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो हमारा I1 होगा वो ग्रेटर देन I2 होगा। ये बात आई समझ में कि नहीं? अब हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज बढ़ाना पड़ा ग्रिड सब स्टेशन में। हुआ यूँ कि आपने पढ़ा होगा जो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है, हीट एनर्जी। ठीक, उसका फार्मूला होता है I²RT। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है भाई मैंने। अब यहाँ पर देखो, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक, वो पावर स्टेशन से बहुत दूर, मतलब पावर स्टेशन होता है, ठीक, बहुत दूरी से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आते आते हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस भी होगी। आई बात समझ में? तो हीट एनर्जी लॉस कम हो, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो करंट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हीट किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो हमें करंट की वैल्यू कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा देते हैं, ताकि आई की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक, यहाँ से हम लोग को पता चला, हमने क्या किया? ग्रिड सब स्टेशन में जाके पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाया, और उससे क्या हुआ? हमारा जो करंट की वैल्यू है वो घट गया। अब जब करंट घट गया तो कम एनर्जी लॉस होगी,
कम एनर्जी मतलब हीट का फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हो रही थी वो हमारा कम हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? आ गई है? चलो मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। हटा दे इसको। चलिए ठीक है। मतलब ये है कि सिंपल भाषा में ये ग्रिड सब स्टेशन में हमने पोटेंशियल बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है घट गया और पावर इनपुट होगा पावर आउटपुट के बराबर। मतलब जितना पावर आपने जनरेट किया बाद में भी उतना ही मिलेगा। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ाया जिसकी वजह से करंट घट गया, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat वो कैसे हो गया, is decreasing। आई बात समझ में कि मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में, वो कम हो गया। अब ग्रिड सब स्टेशन से आया हमारे मेन सब स्टेशन में। ठीक, ये मेन सब स्टेशन जो होता है वो बहुत खाली जगहों पे बनाया जाता है, खाली जगहों पे मतलब मैदान वगैरह भी। वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के। अब क्या हुआ, जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन 130 वोल्ट 130 किलो वोल्ट, ठीक, 130 किलो वोल्ट जो वोल्टेज सप्लाई किया था उसको मेन सब स्टेशन ने क्या किया, घटा दिया। मतलब वोल्टेज घट गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको 130 से कितने में हो गया, 130 से 30 हो गया किलो वोल्ट। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर कैसा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्क की गया है। मतलब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ पर जो हुआ है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या कर दिया है, स्टेप डाउन, मतलब जो हमारा पोटेंशियल है उसको घटा दिया है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। आई बात समझे? 130 से 30। अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे होते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग के या जो अलग अलग व्हीकल्स बनाते हैं, वो उनको क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है 30 किलो वोल्ट का। तो 30 किलो वोल्ट, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसको चलाने के लिए, तो यहाँ से वो यूज कर लेते हैं अपना 30 किलो वोल्ट। बाकी जो बचा हुआ होता है वो हमारा सप्लाई होता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन में, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। ठीक, अब यहाँ से जो बचा हुआ 30 किलो वोल्ट था यहाँ पर सप्लाई हुआ, और सप्लाई होने के बाद यहाँ पर जैसे ही यहाँ से पास हुआ वो कितना वोल्ट बन गया, 10 किलो वोल्ट। मतलब ये कि हमारा इंटरमीडिएट सब स्टेशन में आने के बाद जो 30 किलो वोल्ट का पोटेंशियल था वो हमारा बन गया 10 किलो वोल्ट। ये बात आई समझ में? मतलब यहाँ पर भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम हुआ है। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर था वो स्टेप डाउन कर गया, पोटेंशियल को घटा दिया, तो जाहिर सी बात है करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल घटा, करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से अब क्या हुआ, 10 किलो वोल्ट। अब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं लाइक शुगर मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक, और कॉटन वगैरह के जो मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज होते हैं, वो 10 किलो वोल्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उतनी भी बड़ी मशीनें नहीं रहती, तो वहाँ से यूज कर लेती हैं। और बचा हुआ जो होता है फिर ये जाता है हम लोग के सिटी के अंदर जो होते हैं, ठीक, सिटी से फिर सप्लाई होता है सिटी सब स्टेशन में। अब सिटी सब स्टेशन में आता है तो हमारा 10 किलो वोल्ट जो है 220 वोल्ट में बदल जाता है। और आपको पता होगा कि जो हमारे घर में जो आता है वोल्टेज वो कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। ठीक, इतनी सी बात आई समझ में? चलिए फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। जनरेटर है, जनरेटर ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो भी क्रिएट किया, कितने का किया, 11 किलो वोल्ट का। ठीक, फिर वहाँ से आया हमारे सब स्टेशन में, ग्रिड सब स्टेशन, वहाँ पर वो पोटेंशियल कैसा हो गया, बढ़ गया, कितना हुआ, 130 किलो वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप अप हुआ है। ठीक, अब फिर आया हमारे मेन सब स्टेशन में, मेन सब स्टेशन में क्या हुआ, वही पोटेंशियल घट गया, कितना हो गया, 30 किलो वोल्ट। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसको जितना पोटेंशियल का यूज़ था उतना यूज कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा वही 30 किलो पोटेंशियल जो था 30 किलो वोल्ट वो आ गया इंटरमीडिएट सब स्टेशन में, वहाँ पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्क हुआ, मतलब स्टेप डाउन हुआ पोटेंशियल का, तो कितना हो गया, 10 किलो वोल्ट। ठीक, अब यहाँ से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी लाइक शुगर कैन, जो शुगर कैन को बदलते शुगर में,
ठीक, मतलब शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो थी या कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो इसका यूज़ कर ली। बचे हुआ जो क्या हुआ वो सिटी सब स्टेशन में आया। यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप डाउन का प्रोसेस, यहाँ पर फिर वही 10 किलो वोल्ट 220 वोल्ट में बदल गया। क्या इतनी सी बात आई समझ में। और वहाँ पर पोटेंशियल क्यों बढ़ाया गया था, ताकि जब दूर तक सप्लाई करना था हमें तो एनर्जी का ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया ताकि करंट घट जाए और हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी हमारा कम लॉस हो। क्या इतनी सी बात आए समझ में। मिटा देते हैं, नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। फाइनली हमारे जो घर के बाहर जो खंबे होते हैं उनमें हमारा जो 220 वोल्ट का सप्लाई था वो आ गया। अब सिटी सब स्टेशन से 3 तरीके के वायर पास होते हैं और हमारे जो खंबे होते हैं उसमें आती है। ठीक, पहला लाइव वायर। लाइव वायर क्या होता है भाई, लाइव वायर ये होता है हमारा लाइव वायर। ठीक, ये होता है न्यूट्रल और ये होता है अर्थिंग वाला वायर। आगे समझाया जाएगा क्या क्या होता है। लाइव वायर में होता क्या है, लाइव वायर में करंट आता है। ठीक, न्यूट्रल में क्या होता है, उसमें जाता है करंट। और यहाँ पर देखो जो लाइव वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है, और यहाँ पर न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 वोल्ट का। अर्थिंग में भी सेम 0 वोल्ट का। इसको नोट कर लीजिए। इतनी सी बात आ गई समझ में। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हो गया हमारा खंबा। अब खंबे से वही तीनों वायर पास हुए और यहाँ पर लाइव वायर से हमारा कनेक्ट होता है कंपनी फ्यूज। अब कंपनी फ्यूज का एक लिमिट सेट होता है 50 एम्पेयर का करंट का। ठीक, 50 एम्पेयर इसका लिमिट होता है। यार जो हमारे गवर्नमेंट है ना वो सभी घरों में एक फिक्स्ड वैल्यू अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती है, वो होती है 50 एम्पेयर। मतलब ये कि ये जो फ्यूज है हमारा वो 50 एम्पेयर का करंट हमारे घरों में सप्लाई करती है। ठीक, अब जो हमारे तीनों वायर्स थे कौन कौन से, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग के, वो मीटर से कनेक्ट हुए। मीटर से कनेक्ट हुए तो मीटर से एक वायर हमारे अर्थिंग के लिए लगा दिया जाता है। कैसे लगाया जाता है, ज़मीन में गड्ढा खोद देते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मीटर से जो वायर थे न्यूट्रल और लाइव वो सप्लाई होते हैं हमारे डबल स्विच में। अब डबल स्विच में मतलब आपका जहाँ पर मीटर होगा वहाँ पर डबल स्विच के फॉर्म में एक लगा होता है स्विच। ठीक, सिंगल स्विच से दोनों वायर की कनेक्शन कट जाती है और चालू हो जाती है। ठीक, अब ये ऐसा क्यों, मतलब डबल स्विच लगाने का सिंगल स्विच भी लगा सकते थे। तो देखो कभी कभी होता है कि आपको सप्लाई कट करनी रहती है लाइट की। ठीक, और आपने न्यूट्रल का कट कर दिया, मान लेते हैं न्यूट्रल का छोड़ो लाइट का कर दो क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मान लेते हैं आपने लाइट का वायर कनेक्शन कट कर दिया। ठीक, ये तो कट हो गया बट ये जुड़ा हुआ था, मान लेते हैं ये ऐसे जुड़ा हुआ था। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ कि यहाँ पर मतलब हवा चली कहीं खूब तेजी से, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों वायर आपस में टच हो गए। तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक, और यहाँ पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब जब हवा की वजह से ये दोनों वायर आपस में टच कर गए तो यार ये 0 वोल्ट वाले मतलब न्यूट्रल वायर में कैसा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, 220 वोल्ट का। किसमें, ये लाइव वाले के कांटेक्ट में आने से। ठीक, क्या इतनी बात आई समझ में। और जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्रिएट हो गया वहाँ पर न्यूट्रल में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारा स्विच है वो आपने बंद नहीं किया था, उसको ऑफ नहीं किया, तो आपको शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपके साथ घटना भी हो सकती है। यही बात यहीं पे समझाने, इसलिए ऐसा स्विच लगाया जाता है इसमें कि दोनों एक साथ बंद हो जाए और आपका कोई हानि भी ना हो। ठीक, अब डबल स्विच से फिर हमारा जाता है कनेक्शन न्यूट्रल और लाइव वायर का अब हमारे घरों में, बट उससे पहले आता है हमारा MCB। ठीक, अब MCB क्या होता है भाई साहब, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर करंट ब्रेकर। इतनी सी बात आई समझ में, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी यहाँ पर करंट नहीं सर्किट है, सर्किट ब्रेकर। ओके,
हो गया नोट इतना। अब जो MCB है वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक, ताकि जो हमारा करंट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि लाइव में ही आता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट का, इसलिए हम लोग MCB जो है लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो MCB वहाँ से कट कर दे, ठीक, सर्किट को। और उसके बाद हमारे घरों में फाइनली वो अप्लायंस नहीं, जो हमारा वोल्टेज है वो फाइनली सप्लाई होता है हमारे घरों में। अब हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्थिंग का वायर कनेक्ट होता है, यहाँ पर कैसा वायर होता है, अर्थिंग का वायर, ठीक, और इससे कैसा होता है, लाइव वायर, और इससे होता है हमारा न्यूट्रल वायर। इतनी सी बात आई समझ में। बाकी यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि लाइव वायर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और न्यूट्रल में 0 वोल्ट, और अर्थिंग में भी 0 वोल्ट। नोट कर लीजिए, हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि होता क्या है। अब इलेक्ट्रिकल सॉकेट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई हो गया है, ठीक। अब हमारे घरों में अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक फैन, ठीक, कूलर, लाइट, etc। वो क्या होता है, किस कनेक्शन में, मतलब कैसे उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, बताते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्यों कनेक्ट किया जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यार जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, रीजन देख लेते हैं। तो पहला रीजन ये है, पैरेलल का देख लेते हैं पहले, कि सेम पोटेंशियल अक्रॉस ऑल अप्लायंस इज सेम। मतलब ये कि जो हमारे फैंस या लाइट हैं उनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि वोल्टेज होगा, वो सेम होगा। मतलब जो हमारे फैंस वगैरह हैं वो सही से काम करेंगे, ठीक, मतलब कम तेज नहीं होगा लाइट वहाँ पर, ठीक। और दूसरा, इफ़ वन डिवाइस इज नॉट वर्किंग अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड। मतलब ये कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और जो हमारे फैंस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हमने, और हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो शॉर्ट सर्किट कर गया, तो उस समय उस कंडीशन में भी हमारा जो फ़ैन होगा वो अच्छे से वर्क करेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पैरेलल में होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम आता है। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि हमने जो फ़ैन है हमारा, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम मान लो, 5 ओम मान लिया, ठीक। और जो हमारा लाइट है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना, 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक। अब हो क्या रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/5 + 1/2, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 10, और यहाँ पर आ गया 5 + 2 मतलब 7/10। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ठीक। इतना बात आया समझ में। तो यहाँ से हमारा R इक्विवेलेंट जो आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, 10/7 ओम, ठीक। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, कि एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होगा, मैंने बताया था हीट एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, I²RT। हमारा रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट एनर्जी जो हमारा होगा वो भी कम होगा। तो मतलब ये जो एनर्जी हमारा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे हम लोग का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मतलब जो एनर्जी हम लोग को ज़रूरत है वो हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होगी, हम लोग उसका यूज कर पाएंगे, ठीक। तो ये 4 पॉइंट है, जो 4 हमारे फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल में, वो ये चारों थे। अब चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उनको। तो भाई साहब, अगर हमने उसी अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, फ़ैन या लाइट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, पहला पॉइंट कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। मतलब पोटेंशियल जो होगा वो सेम नहीं होगा उनके अक्रॉस, जिसकी वजह से जो मान लेते हैं वही एग्जांपल फ़ैन और लाइट्स के, उनके जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा भाई,
यही होगा कि हमारा फ़ैन जो होगा कम तेज़ होने लगेगा, मतलब स्लो चलेगा तो कभी फास्ट चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ना सेम होने के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक, और सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ वन डिवाइस डजंट वर्क अदर डिवाइस विल आल्सो नॉट वर्किंग। मतलब ये है कि सीरीज में आप लोग कनेक्ट करते हैं दो अप्लायंस को, जो वही एग्जांपल दो अप्लायंस है यहाँ पर जिनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर कोई एक डिवाइस, ठीक, एक डिवाइस का अगर सर्किट ब्रेक हुआ, मतलब शॉर्ट सर्किट कर गया, तो दोनों डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। वही पॉइंट है यहाँ पर घाटा हो जाता है हमारा अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। और थर्ड पॉइंट क्या है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट बहुत बड़ा होता है देन पैरेलल में। कैसे, यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में कैसा होता है, R1 + R2 होता है। ठीक, मतलब क्या आ जाएगा 5 + 2, यही सेम एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा जो आर इक्विवेलेंट आ जा रहा है सीरीज में वो आ जा रहा है 7 ओम। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा यही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से मच लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था I2RT हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा हीट किस पे डिपेंड कर रहा था, हीट जो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज़्यादा मात्रा में लॉस होगा। आई बात समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यार अर्थिंग हम लोग करते क्यों है, आपके घरों में जो मेटेलिक बॉडी होती है, मेटेलिक बॉडी किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, कभी कभी किसी कार्ड की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो आप उस बॉडी को जब छूते हो तो आपको करंट लगता है। आयरन का एग्जांपल ले लीजिए, प्रेस जिसको आप लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, फ़ैन ले लीजिए, टेबल फ़ैन, जो इसके जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। ठीक, तो उसको आप जब टच करते हो तो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसी शॉक को अवॉइड करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थ। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सॉकेट, इलेक्ट्रिकल सॉकेट के बारे में बताया था कि आपके घरों में कुछ इस तरीके से सॉकेट लगे होते हैं। ठीक, ये जो ऊपर वाले का जो होल होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें हमारा अर्थ वायर कनेक्ट होता है। ठीक, अर्थ वायर हम लोग क्या करते हैं, इसी अर्थ वायर को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल देते हैं उसमें। ठीक, उससे क्या होता है कि जो हमारा शॉक लगने का जो डर होता है या जो रिस्क होता है उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक, अर्थिंग करके उससे हम लोग को शॉक नहीं लगता है। ठीक, तो अर्थिंग में इतना ही था, बाकी आप हम लोग को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, तो इतना नोट करना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मैंने इलेक्ट्रिक फ्यूज बना दिया है ऑलरेडी। ठीक, अब देखो पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फ्यूज की अलग अलग रेटिंग होती है। यहाँ पर 5 एम्पेयर का है। ठीक, टीवी यहाँ से कनेक्ट है हमारा एज ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक, इस फ्यूज से। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो हमेशा लाइव वायर के साथ कांटेक्ट में रहता है, मतलब यहाँ से लाइव वायर में इसको लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को। और लाइव वायर में पता ही है कितने वोल्टेज होता है, 220 वोल्टेज होता है, बाकी सभी में 0। अब रीजन क्या है, इसको लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है। पहला रीजन ये है कि मान लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट क्या मतलब, ये दोनों वायर आपस के कांटेक्ट में आ गए तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो हमारा 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये हमारा फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा करंट इंटर करता है। ठीक, यहाँ से इंटर करता है लाइव वायर से, तो यहाँ पर अगर हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया कम्प्लीटली। अगर उसी के जगह हमारा न्यूट्रल वायर में होता है या अर्थिंग वायर में होता तो कम्प्लीटली सर्किट ख़त्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते मैं यहाँ पर लगा दिया था। ठीक, यहाँ पर लगाया मैंने और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर सर्किट तो ब्रेक हो गया, बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 200 वोल्ट 220 वोल्ट का। ठीक, तो हमारा उस समय क्या होगा, ये वायर तो अभी चालू ही रहेगा ना, क्योंकि ये फ्यूज अपने यहाँ पर लगा दिया है,
यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, इसमें से 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो टीवी है, वो ख़राब हो सकता है, ठीक। आई बात समझ में। इसलिए हम लोग लाइव वायर के साथ फ्यूज को हमेशा कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ना कि कैसे हमारा जो सर्किट है उसमें ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड करंट ड्रा होता है, कैसे मतलब ज़्यादा मात्रा में करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो पहला तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऊपर वाला भी, एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक फायरिंग अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। पहला शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा ओवरलोडिंग। मतलब ये कि 2 परिस्थितियों में हमारे जो सर्किट है उसमें हाई करंट प्रोड्यूस होता है या ड्रा होता है, ठीक। तो चलिए पहला जो हमारा है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है, टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली। मतलब ये कि जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है जब डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो करंट कैसे ज़्यादा मात्रा में ड्रा होता है वो भी देख लेते हैं यार। जब ये दोनों आपस के कांटेक्ट में आते हैं, ये 220 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट का, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है, 220 वोल्ट का, ठीक। और ये जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही घट जाता है, मतलब बहुत ही स्मॉल हो जाता है, करीबन 0 तक हो जाता है, ठीक। अब भाई करीबन 0 तक, एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम, मतलब 0.1 2 3 etc ऐसे लिखते चले जाओ, उतना रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। फार्मूले से ही निकाल लो यार, I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट का है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है बहुत ही कम हो जाता है, 0.01 0.001। तो देखो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, निकाल के चेक कर लो। तो यहाँ पर जो हमारा लिमिट सेट हुआ था, मतलब जो रेटिंग है फ्यूज का, वो तो 5 ही एम्पेयर है, और यहाँ पर जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा फ्यूज का वायर है वो टूट जाएगा, ठीक, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये वायर बना किससे होता है, बना होता है एलॉय ऑफ लेड एंड टिन से। मतलब ये है कि लेड और टिन को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। इसकी 2 खासियत होते हैं इस एलॉय के। पहला क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कंडीशन होना चाहिए फ्यूज वायर में, तभी हमारा फ्यूज जो होगा परफेक्ट बनेगा, ठीक। तो जो एलॉय ऑफ लेड एंड टिन का है उसके 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला हाई रेजिस्टेंस, दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके फ़ायदा क्या हुआ है, हाई रेजिस्टेंस है तो हमारा हीट भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर जो करंट है 5 एम्पेयर से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो हमारा जो सर्किट है ब्रेक हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हीट बराबर का फार्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी का फार्मूला I²RT होता है, पढ़ रखा है। करंट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हीट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I² से दिख ही रहा है। और रेजिस्टेंस भी हाई है, इसका मतलब हमारा हीट है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ 15 जूल, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी मान लेते हैं वो 5 जूल है, तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक। एनर्जी का है, टेम्परेचर पे मत जाना, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 जूल और 15 जूल में बहुत अंतर है ना, तो जितना एनर्जी चाहिए था मेल्ट होने के लिए हो चुका है, ठीक। आई बात समझ में। ऐसे ही देख लो यार, यहाँ पर जो हीट एनर्जी ज़्यादा हुआ तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। मान लेते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि होता नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो हमारा हीट ड्रा हुआ था किसकी वजह से, करंट की वजह से, वो कैसा हुआ, उसकी वजह से जो टेम्परेचर आया मान लेते 15 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, मतलब ये मेल्ट करके फ्यूज कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट फ्लो होगा। इतनी सी बात आई समझ में। मतलब हमारा जो फ्यूज का वायर है वो कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में।
शॉर्ट सर्किट कैसे होता है मैंने भी बता दिया कि डायरेक्टली जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हाई करंट प्रोड्यूस होता है। अब बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से भी सर्किट हमारा वायर जो फ्यूज वायर है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ओवरलोडिंग कैसे होता है? इफ़ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, जैसे कि एयर कंडीशनर, हीटर, आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, दे ड्रा एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। मतलब ये कि जब ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे पावर रेटिंग मतलब हाई वाट, ज़्यादा वाट के होते हैं, जैसे हीटर, एयर कंडीशनर जो एसी होते हैं, ठीक, उनको एक साथ आप ऑन करते हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में करंट खींचेगा, ठीक, जिसकी वजह से 5 एम्पेयर का लिमिट क्रॉस कर देता है करंट, जो ये लिमिट है उसको करंट क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाता है। कि इतनी सी बात आई समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कॉपर का वायर क्यों नहीं यूज करते हैं फ्यूज में? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ हमें जो फ्यूज का वायर चाहिए वो कैसा चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट। और जो कॉपर का वायर है उसमें रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग कॉपर वायर का यूज हम अपने फ्यूज में नहीं करते हैं। क्या इतनी सी बात आ गई है समझ में? तो यार फाइनली ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश। तो यार आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।